106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब पास हो गया है? 2023 में। और ये बात करता है 33% रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। कहाँ? लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में। ये बिल पास हुआ, कानून बना, 2023 में बन चुका था, पर आज तक एनफोर्स नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। ठीक है, सरकार ने ये सोचा था कि इसे लागू करने से पहले हम डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन करवाएंगे। ठीक, अब डीलिमिटेशन क्या होता है? ठीक, डीलिमिटेशन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को फिक्स करने की एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 2001 के पॉपुलेशन के बेसिस में हमारे इंडिया में अभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर्म्ड है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो पॉपुलेशन का जो रेशियो लिया गया है वो बहुत पुरानी सेंसस से लिया गया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ 2011 की सेंसस को बेस मानते हुए वापस से एक बार डीलिमिटेशन किया जाए। डीलिमिटेशन को सिंपल सा मतलब होता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 की एंट्री हो जाती है। आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रीएडजस्टमेंट। आफ्टर ईच सेंसस। ठीक, हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 82 है वो ये बोलता है कि जब कभी भी सेंसस होगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जब भी ये देखा जाएगा कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कुछ ज़्यादा बढ़ गई है या कहीं लेस हुई है, कितनी परसेंट बढ़ी है, उसके बेसिस पे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज का रीएडजस्टमेंट होगा। अब रीएडजस्टमेंट क्या है? रिप्रेजेंटेशन का रेशियो फिक्स करना होता है कि मध्य प्रदेश में यदि पॉपुलेशन जो है वो मान लीजिए कि 2001 से लेके 11 के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देखा गया कि कितने परसेंट बढ़ी है, तो देखा गया 50% इंक्रीमेंट हुआ है मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में। तो अब ये कहा जाएगा कि 29 मेंबर ऑफ लोकसभा उतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो अब रीएडजस्टमेंट करना होगा, यानी कि वापस से लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी को रीड्रॉ करना होगा, यानी कि उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन को भी इंश्योर करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉन्स्टिट्यूंसीज को पॉपुलेशन के बेसिस में देखेंगे कि क्या 29 लोकसभा सीट से ज़्यादा मध्य प्रदेश में और भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज होनी चाहिए या नहीं। तो जवाब है क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है मध्य प्रदेश की, इसीलिए अब 29 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं होगा, तो अब 29 लोकसभा सीट्स को और बढ़ाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे डीलिमिटेशन प्रोसेस को करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म किया जाता है थ्रू डीलिमिटेशन एक्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए डीलिमिटेशन एक्ट लाया जाता है। अभी तक डीलिमिटेशन एक्ट 4 बार हमारे इंडिया में आ चुका है। ठीक है, 1952, 1962, फिर 1972 और 2002 में। फिर 2001 में जब सेंसस आया तो 2002 में उस सेंसस को बेसिस मानकर डीलिमिटेशन किया गया। और साथ ही साथ 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखिएगा कि जो 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसने ये कह दिया कि अब 2026 किसी भी तरह का कोई भी डिलिमिटेशन या रीएडजस्टमेंट नहीं होगा।
जो प्रेजेंट सिनेरियो में यानी कि 2001 2002 में जो डिलिमिटेशन एक्ट बन रहा है, जो इसमें जिस तरह से फाइनलाइज कर दिया जाएगा वही 2026 तक चलेगा। ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लॉ बना दिया गया था। अब सरकार 131 आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक, और ये बिल क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है? पहला पॉइंट है कि लोकसभा सीट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, और डाटा के हिसाब से अभी प्रेजेंट में 543 है और सरकार ये चाहती है कि लगभग 850 सीटें हो जाएं लोकसभा में। ठीक, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। मतलब यहाँ पे लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 81 है उसे अमेंड करना पड़ेगा आपको। सेकंड है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट्स हैं उनमें भी बदलाव लाया जाएगा, वहां पे भी चेंजेस होंगे। अब इसके लिए आपको आर्टिकल 170 को अमेंड करना होगा। ठीक, तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उससे काफी कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड होंगे, जिन्हें बदला जाएगा। और यहां पे ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकार ऐसा मानती है कि अभी जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसमें गवर्नमेंट, ये बड़ा सवाल है जो बनता है ये पूछना कि अभी तक जब 2023 में 1/3 रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका था, कानून बन चुका 2023 में, तो 2026 क्यों हो गया? आपको 3 साल क्यों लग गए उस बिल को इन्फोर्स करने में, उस बिल को लागू करने में? कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए 2023 से लेकर 2026 के बीच में, वहां पे भी आप उसे लागू कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा की सीटें जब बढ़ेंगी तो इस वुमेन रिजर्वेशन को हम तब अप्लाई एनफोर्स करेंगे, लागू करेंगे, तो हमें स्टेट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी सीट्स में, और ना ही हमें आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में कोई प्रॉब्लम होगी। एक अच्छा खासा वोट बैंक की जो राजनीति है वो करने की कोशिश आप कर रहे थे, वरना आपको अभी तक लागू कर देना चाहिए था। बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन हुए, वहाँ अच्छा खासा 33% वुमेन रिजर्वेशन जो है लागू हो चुका होता और वहाँ पर रिजर्वेशन मिल चुका होता, बट ऐसा आपने नहीं किया। अब जो है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास होना पड़ेगा पार्लियामेंट से। आर्टिकल 368 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट आर्टिकल 368 डील्स विथ? आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, और यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसीजर की बात होती है, और प्रोसीजर ये कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है अगर, उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना होगा। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना पड़ेगा। और एक और प्रोसीजर की बात करता है आर्टिकल 368 कि अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है विच अफेक्ट्स फेडरल फैब्रिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और विच इज रिलेटेड और लिंक्ड टू द स्टेट एज वेल, ऐसा कुछ स्टेट में भी बदलाव होने वाला है या उस बिल का कुछ लेना देना स्टेट गवर्नमेंट से भी है, स्टेट लेजिस्लेचर से भी है, तो ऐसे बिल को पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास तो होना ही पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ
इंडिया के 50% स्टेट से रेटिफाई भी होना पड़ेगा। अब इन दोनों प्रोसीजर में इजी पार्ट कुछ नहीं है, क्योंकि पहली प्रोसीजर में तो ये बात हो रही है कि ऐसा कोई भी बिल जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है, तो दैट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ द हाउसेस। और जो सेकेंड प्रोसीजर है जहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, वो उन बिल्स के लिए है विच रिलेट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, जिनका लेना देना या रिलेशन राज्य की सरकार से है या राज्यों से है। और रेटिफिकेशन मिल जाएगा, रेटिफिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सरकारें हैं, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है और बीजेपी की ज़्यादातर स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो रेटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। प्रॉब्लम कहाँ आनी है आपको? स्पेशल मेजॉरिटी में, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट मेजॉरिटी। हम तीन तरह की मेजॉरिटी सुनते हैं, ठीक। हम एक स्पेशल मेजॉरिटी सुनते हैं, फिर हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सुनते हैं, ठीक। हम सिंपल मेजॉरिटी, ठीक। एक चौथी मेजॉरिटी भी है, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक। ये एक और दो का ज़्यादा इस्तेमाल होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, या कोई भी बिल लॉ जब भी बनता है तो ये दो का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर प्रोविजंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ज़्यादातर प्रोविजंस स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही अमेंड हो सकते हैं। हमने एक लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने वहाँ पर कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिजिडिटी कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इजीली अमेंडेबल, आसानी से अमेंड होने वाला संविधान नहीं है। ज़्यादातर प्रोविजंस, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो दे रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी, द मोस्ट डिफिकल्ट मेजॉरिटी। और ये मोस्ट डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट की बात कही गई है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक। यानी कि जब ये बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास होगा, कौन सा बिल? 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों हाउसेस से 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी मिलना जरूरी है। अब ये 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 510 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, जिसमें से 492 मेंबर्स ही उस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी जो हैं दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो इसका मतलब हो गया 492 मेंबर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस अमेंडमेंट बिल प्रोसीजर। प्रेजेंट कितने हैं? 510, बट वोटिंग प्रोसीजर में 492 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस बिल इज 2/3 ऑफ 492, 2/3 ऑफ 492, तो कितना हो गया? 328 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इस बिल को पास होने में। यानी कि बीजेपी, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने लोकसभा में या राज्यसभा में, ये तो हम अभी लोकसभा का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यदि लोकसभा में इस 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को 328, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली 328 मेंबर्स का सपोर्ट मिल गया, तो ये बिल पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। बट इस मेजॉरिटी का आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मेजॉरिटी तभी पॉसिबल हो सकती है जब अपोजिशन की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ आ जाएं। अब हम बात करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे थे कि वुमेन रिजर्वेशन तो 2023 में पास हो गया था, वो भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात है।
बट वुमेन रिजर्वेशन बिल इसलिए आसानी से पास हो पाया क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट कर दिया था उसलिए, इसीलिए वो आसानी से पास हो गया। ठीक, बट फॉर दिस 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 आसानी से पास होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी से ये बोल दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस बिल। हम इस उनका ये, वो लोग सीट बढ़ने के पक्ष में हैं, बट वो किसी गवर्नमेंट की किसी प्रोसीजर से सपोर्ट में नहीं है कि द टाइप ऑफ प्रोसीजर यू आर गोइंग टू कि डिलिमिटेशन 2011 के बेसिस के सेंसस पे नहीं होना चाहिए, अपोजिशन का ये कहना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का जो मुद्दा है वो अभी काफ़ी चल रहा है। तो याद रखिएगा कि वुमेन रिजर्वेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन सा है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2023 में पास हो चुका था। और कौन सा बिल लाया गया लोकसभा की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर ये पास हो जाता तो ये 107th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनता हमारे यहाँ। ठीक, जब पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।